बीए पार्ट प्रथम राजनीति विज्ञान एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर। मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था राजा राममोहन रॉय के आर्थिक विचार। आज हम करेंगे राजा राममोहन रॉय के आर्थिक विचार। सबसे पहले इसकी प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। राजा राममोहन रॉय के आर्थिक विचारों को समाजवादी या पूंजीवादी, दो प्रकार की विचारधारा, समाजवादी या पूंजीवादी विचारधाराओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। उनके आर्थिक विचार जो थे उनको समाजवादी या पूंजीवादी विचारधारा के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः उन्होंने आर्थिक विचारों का किसी विशेष विचारधारा या सिद्धांत के आधार पर प्रतिपादन नहीं किया था। किसी विशेष सिद्धांत या विचारधारा के आधार पर उन्होंने अपने आर्थिक जो विचार थे उनका प्रतिपादन नहीं किया था। उनके आर्थिक विचार जो थे वो किसी विचारधारा से संबंधित नहीं थे, ना तो समाजवादी ना ही पूंजीवादी। उनके आर्थिक विचारों का में किसी विशेष विचार के प्रति निष्ठा की अपेक्षा, उनके जो आर्थिक विचार थे उसमें किसी विशेष विचारधारा की अपेक्षा, निष्ठा जो देखी गई वो किसी विशेष विचारधारा की अपेक्षा भारत की जनता को आर्थिक प्रगति के प्रति गहरी आकांक्षा में व्यक्त होती है। भारत की जो जनता थी उसके प्रति आर्थिक व्यवस्था जो थी उसमें सुधार हेतु उनके विचारों को लिया जा सकता है। आर्थिक व्यवस्था में सुधार हेतु राजा राममोहन रॉय के विचारों को लिया जा सकता है। उनकी आकांक्षा इसमें व्यक्त होती थी। यही कारण है कि ना तो आर्थिक क्षेत्र में यही कारण है कि राजा राममोहन रॉय ना तो आर्थिक क्षेत्र में राज्य की अहस्तक्षेपवादी नीति का समर्थन कर सके और ना ही उनके समय में, उनका जो समय था उसमें यूरोप में लोकप्रिय हो रहे समाजवादी विचारों का समर्थन कर सके। ना तो उन्होंने राज्य की अहस्तक्षेपवादी नीति का समर्थन किया और ना ही उनके समय में यूरोप में लोकप्रिय हो रहे समाजवादी विचारों का समर्थन किया। तो राजा राममोहन रॉय केवल भारत की जनता की आर्थिक स्थिति के बारे में बात करते थे। ना तो उनकी विचारधारा में पूंजीवादी विचारधारा देखने को मिलती थी, ना ही उनकी विचारधारा में समाजवादी विचारधारा देखने को मिलती थी। वह केवल आर्थिक दशा जो थी भारत की जनता की उसके बारे में बात करते थे। ये था इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना। अब राजा राममोहन रॉय के जो आर्थिक विचारों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 भागों में। पहला है व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन। व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन। राजा राममोहन रॉय ने अपने प्रसिद्ध लेख, जो उन्होंने लेख लिखा था, अपने प्रसिद्ध लेख पैतृक संपत्ति पर हिंदुओं का अधिकार, पैतृक संपत्ति पर हिंदुओं का अधिकार, पैतृक संपत्ति जो थी उस पर हिंदुओं का अधिकार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, मैं ये आग्रह किया था। अपने इस लेख में उन्होंने ये आग्रह किया था कि हिंदुओं को संपत्ति के उत्तराधिकार, हिंदू जो है उनको संपत्ति के उत्तराधिकार के परंपरागत अधिकार से सरकार द्वारा वंचित नहीं किया जाना चाहिए। परंपरागत अधिकार से सरकार द्वारा वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यद्यपि उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति के राज्य द्वारा अधिग्रहण, व्यक्तिगत संपत्ति जो थी उसके राज्य द्वारा अधिग्रहण, राज्य अधिग्रहण कर लेता, राज्य द्वारा अधिग्रहण के संबंध में कोई निश्चित विचार व्यक्त नहीं किया, कोई निश्चित विचार व्यक्त नहीं किया। तथापि फिर भी उनके इस आग्रह से कि भारतीयों को सरकार द्वारा उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है, भारतीयों को सरकार द्वारा उनके पास जो संपत्ति है उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने, राजा राममोहन रॉय ने, संपत्ति के उत्तराधिकार के संदर्भ में स्त्रियों और पुरुषों के मध्य जो भेदभाव है, स्त्रियों और पुरुषों के मध्य भेदभाव को समाप्त किए जाने पर भी बल दिया था, समाप्त किए जाने पर भी बल दिया था।
तो ये था पहला विचार, व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन। व्यक्तिगत संपत्ति का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा सरकार द्वारा जो भारतीय जनता की जो संपत्ति उसका अधिग्रहण करना गलत है। उन्होंने अपने लेख पैतृक संपत्ति पर हिंदुओं के अधिकार में इस बात को स्पष्ट किया कि संपत्ति का अधिकार भारतीय जनता का है। संपत्ति पर भारतवासियों का अधिकार है। जो व्यक्ति उस संपत्ति का स्वामी है उस पर उसका अधिकार है। सरकार को उस अधिकार को छीनने का कोई हक नहीं है। और उन्होंने महिलाओं और पुरुषों में जो भेदभाव होता है संपत्ति को लेकर, उस पर भी अपने विचार व्यक्त किए और उसे समाप्त किए जाने पर बल दिया। ये था पहला पॉइंट। दूसरा आता है भू प्रबंध, राजस्व व जमींदारी प्रथा के प्रति सुधारवादी आग्रह। भू प्रबंध, राजस्व प्रणाली और जमींदारी प्रथा के प्रति सुधारवादी आग्रह। राजा राममोहन रॉय ने इस मान्यता का समर्थन किया। राजा राममोहन रॉय ने इस मान्यता का खंडन किया, खंडन किया। इस मान्यता का खंडन किया कि समस्त भूमि, जितनी भी भूमि है, उसका स्वामित्व पूर्ण रूप से राज्य में निहित रहता है। जितनी भी भूमि है उसका स्वामित्व किसमें? राज्य में निहित रहता है। इसका खंडन किया उन्होंने। इस बात का खंडन किया कि संपूर्ण स्वामित्व राज्य का है। जो भूमि है उस पर राज्य का स्वामित्व है। उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से इस प्रश्न का परीक्षण कर यह प्रतिपादित किया कि भारत में भूमि पर राज्य के स्वामित्व को कभी मान्यता नहीं दी गई। ऐतिहासिक दृष्टि से भी उन्होंने ये बताया कि भारत में राज्य को भूमि के स्वामित्व पे कभी भी मान्यता नहीं दी गई। राज्य की कोई मान्यता नहीं थी, राज्य का स्वामित्व नहीं था भूमि पर। उन्होंने यह भी ध्यान दिलाया कि मुगल काल में भी स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली, एक प्रणाली थी स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली प्रचलित थी तथा भूमि पर कृषकों का स्वामित्व था। भूमि पर कृषकों के स्वामित्व को मान्यता प्राप्त थी। भूमि जो थी उस पर कृषकों का स्वामित्व था। मुगल काल में स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली थी, उसमें कृषकों का स्वामित्व था भूमि पर। तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने खंडन किया कि समस्त भूमि पर राज्य का स्वामित्व है। समस्त भूमि पर राज्य का स्वामित्व है या समस्त भूमि पूर्ण रूप से राज्य के अधीन है। इस बात का उन्होंने खंडन किया। इसी प्रकार राजा राममोहन रॉय ने जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का पक्ष नहीं रखा। वो जमींदारी प्रथा को समाप्त नहीं करना चाहते थे। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का पक्ष नहीं रखा, अपितु वह जमींदारों द्वारा कृषकों के शोषण के विरुद्ध थे। जमींदारों द्वारा जो कृषकों का शोषण होता है उसके विरुद्ध थे, उसके अगेंस्ट थे, उसके विरुद्ध थे। उन्होंने ये मांग की सरकार से कि लगान की दर निश्चित करने के जमींदारों को खुली छूट नहीं देनी चाहिए। लगान का दर जो है उसको निश्चित करने के ज़मींदारों को खुली छूट नहीं देनी चाहिए। ज़मींदारों के ऊपर नहीं डाल देना चाहिए कि लगान की दर आप निश्चित करेंगे। ज़मींदारों को खुली छूट नहीं देनी चाहिए, अपितु सरकार को लगान निश्चित कर देना चाहिए। सरकार को लगान जो है उसको निश्चित कर देना चाहिए तथा बिना सरकार की अनुमति के लगान की राशि में ज़मींदारों को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। बिना सरकार की अनुमति के जो लगान की राशि है उसमें ज़मींदारों को चेंज करने का, परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने भूप्रबंध, राजस्व और जमींदारी प्रथा के प्रति सुधारवादी आग्रह किया था। इसी प्रकार कृषकों को लगान के भारी बोझ से बचाने के लिए
कृषक जो थे उनको लगान के भारी बोझ से बचाने के लिए उन्होंने लगान की दरें कम करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लगान की दर जो है वो सरकार को कम कर देनी चाहिए, और सरकार को यह सुझाव दिया कि क्या सुझाव दिया कि राजस्व की प्राप्ति के लिए सरकार जो राजस्व प्राप्त कर रही है, राजस्व की प्राप्ति के लिए राजस्व की वसूली पर होने वाले व्यय, राजस्व की वसूली पर होने वाले व्यय जो खर्चा हो रहा है वह, तथा अन्य प्रशासनिक खर्चे जो हो रहे हैं उसमें कटौती की जानी चाहिए, उसमें कटौती सरकार को करनी चाहिए, और कृषकों पर लगान की दर को कम करना चाहिए। ये था उनका दूसरा पॉइंट, दूसरा बिंदु आर्थिक विचारों का। तीसरा और आखिरी बिंदु आता है आर्थिक विकास के लिए विदेशियों द्वारा पूंजी निवेश को प्रोत्साहन। आर्थिक विकास के लिए विदेशियों द्वारा पूंजी निवेश को प्रोत्साहन, पूंजी निवेश को प्रोत्साहन। राजा राममोहन रॉय भारत से, राजा राममोहन रॉय जो थे भारत से पूंजी के विदेश में निर्गमन जो जा रही थी, पूंजी भारत से जो पूंजी बाहर जा रही थी, विदेश में पूंजी के निर्गमन को समाप्त करना चाहते थे, निर्गमन को समाप्त करना चाहते थे। उनकी मान्यता थी कि ऐसे विदेशी व्यापारियों को जो भारत में व्यापार करते हैं और धन और संपत्ति का अर्जन करते हैं, उन्हें भारत में ही भविष्य में पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें भारत में ही पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे व्यापारी जो भारत में रहकर धन और पूंजी का अर्जन करते हैं, उन्हें भारत में रहकर ही पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ये राजा राममोहन रॉय की राय थी, प्रोत्साहित किया जाना, ताकि भारत क्या हो जाए, इससे भारत सुदृढ़ औद्योगिक व्यवस्था की स्थापना कर सके, सुदृढ़ औद्योगिक व्यवस्था की स्थापना कर सके। यदि वह विदेशी पूंजी का निवेश भारत में ही करते हैं तो भारत की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, भारत की औद्योगिक व्यवस्था जो है वो सुदृढ़ हो जाएगी। उन्होंने ये भी मांग की थी कि विदेशियों को भारत में बसाए जाने के लिए आर्थिक और कानूनी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। विदेशियों को भारत में बसाए जाने के लिए आर्थिक और कानूनी व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। उनकी मान्यता थी कि उनकी मान्यता थी कि विदेशी व्यापारियों के भारत में पूंजी निवेश करने, विदेशी व्यापारी जो थे उनका भारत में पूंजी निवेश करने और यहीं यदि वो बस जाते हैं, भारत से आर्थिक साधनों और पूंजी के निष्क्रमण जो बाहर जा रही है, निष्क्रमण को रोका जा सकता है। इसके साथ ही उत्पादन के जो साधन है, उन्नत साधनों और तकनीक से भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर लाभप्रद प्रभाव पड़ सकता है। आर्थिक व्यवस्था पर लाभप्रद प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। उनकी मान्यता थी कि विदेशियों को भारत में बसाने के राय के सुझाव का विरोध भी होना ही था विरोध। विदेशियों को यदि भारत में बसाने का सुझाव लाए थे राजा राममोहन रॉय, तो उसका विरोध भी हुआ। उनके इस विचार से यह भ्रम उत्पन्न हुआ, क्योंकि उनका जो विचार था उससे यह भ्रम उत्पन्न हुआ कि भारतीय आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर राजा राममोहन रॉय भारतीय आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर विदेशियों की प्रमुखता स्थापित करना चाहते थे। ये भ्रम उत्पन्न हो गया, किंतु वास्तव में राजा राममोहन रॉय का यह विचार नहीं था। उनका सुझाव था कि विदेशी व्यापारी जो भारत में व्यापार करके ऐसे विदेशी व्यापारी जो भारत में व्यापार करके
पूंजी के भारत से बाहर ले जाकर, पूंजी जो थी उसको भारत से बाहर ले जाते हैं, ले जाकर भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला बना रहे हैं। पूंजी जो थी उसको भारत से बाहर ले जाते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था को खोखला बना रहे हैं। वह भारत में रहकर ही पूंजी निवेश करें, वह भारत में रहकर ही क्या करें, पूंजी निवेश करें, ताकि भारत धीरे धीरे औद्योगिकरण की तरफ बढ़ सके, भारत धीरे धीरे औद्योगिकरण की तरफ बढ़ सके तथा भारत की जनता को रोज़गार के अवसर प्राप्त हो सके, भारत की जनता उसको रोज़गार के अवसर प्राप्त हो सके। ये थे 3 बिंदु। तीसरा बिंदु था आर्थिक विकास के लिए विदेशियों द्वारा पूंजी निवेश को प्रोत्साहन। ये 3 बिंदु थे जो राजा राममोहन रॉय के आर्थिक विचारों में आते हैं। अब इसका मूल्यांकन या कंक्लूजन। राजा राममोहन रॉय महान देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी तथा मानवतावादी थे। महान देशभक्त थे, स्वतंत्रता को प्रेम करते थे, स्वतंत्रता जो थी उसको प्रेम करते थे और मानवतावादी थे। उन्होंने भारत में सामाजिक सुधार और नव जागरण का संदेश प्रसारित किया था। भारत में सामाजिक न्याय की मांग करने वाले पहले विचारक थे। बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत में सामाजिक न्याय की मांग करने वाले प्रथम विचारक थे, सबसे पहले उन्होंने समाज में असमानता को समाप्त करने के लिए केवल विचार का ही प्रतिपादन नहीं किया, केवल अपने विचारों का ही प्रतिपादन नहीं किया, अपितु उसके लिए सक्रिय प्रयास भी किए थे। ये थे राजा राममोहन रॉय के आर्थिक विचार। अगली बार करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती।